कमला और उसकी पड़ोसन गीता दोनों में काफी अच्छी खासी बनती थी। एक रोज कमला और गीता बाजार से सब्जी लेकर आ रहे होते हैं। तभी कमला अपनी पड़ोसन रमा की बुराई करते हुए गीता से कहती है, अरे रमा को देख रही है, कितना घमंड आ गया है उसमें। ना मुझे ना तुझे, दोनों में से किसी को नहीं बुलाया अपने बेटे की शादी में। हाँ कमला, उसे लगता है वो नहीं बुलाएगी शादी में तो कोई और भी नहीं बुलाएगा हमें शादी में। अभी तो शादी का सीजन शुरू हुआ है, अब देखियो कैसे लोगों के कार्ड आते हैं शादी के। देख गीता, सच तो ये है, शादी का सीजन है और हमें इस सीजन में 2 से 4 शादी के कार्ड मिलेंगे। लेकिन मैं अपने मोहल्ले से बाहर की शादी में जाना चाहती हूँ, वो भी बिन बुलाए। क्या बोलती है? नहीं, मुझे किसी की शादी में बिना बुलाए जाना ही नहीं है। तुझे पता नहीं है, मेरे गांव में एक औरत शादी में बिना बुलाए पहुंच गई और जब ये घर वालों को पता चला तो उनकी शादी में 2-4 ऐसे भी लोग थे जो बिना बुलाए शादी में पहुंचे थे, तो उनसे पूरी रात बर्तन धुलवाए थे, वो भी सारे बारातियों के। अरे मैं हूँ ना, कुछ नहीं होने दूंगी तुझे, तू चिंता क्यों कर रही है? फिर ठीक है, अब हम दोनों मिलकर रमा को बताएंगे कि अगर वो अपने बेटे के शादी का कार्ड हमें नहीं देगी तो क्या कोई और भी हमें शादी में नहीं बुलाएगा। अब कमला गीता घर पहुंचते हैं। कमला अपनी बहू राधा को सब्जियों का थैला देते हुए कहती है, बहू, रात में मेरे हिस्से का खाना मत बनाना। क्यों माँ जी? रमा काकी के बेटे की शादी तो कल थी। जब कल उन्होंने शादी में नहीं बुलाया तो क्या वो बासी खाना खाने के लिए आपको बुला रही हैं? चुप कर बहू, तुझे बड़ी हंसी आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आज मुझे और गीता को दूर के रिश्तेदार के घर से शादी का कार्ड आया है, तो हमें वहाँ जाना है। तो माँ जी आप ही क्यों, हम सब चलते हैं ना शादी में, कितना मजा आएगा। नहीं नहीं, उस पर सहपरिवार नहीं लिखा है, सिर्फ एक ही जन जा सकता है उस शादी में। अच्छा ऐसा भी है क्या? ठीक है माँ जी, तो आप ही चली जाओ, मैं नहीं जा रही फिर। कमला और गीता अब शादी में पहुंचते हैं, जहां पर कमला और गीता को लोग देख रहे होते हैं। देख गीता, कोई भी पूछे कि किस साइड से हो, लड़का या लड़की, तो कह दियो हम तो दोनों के दिलों की जान है, क्योंकि मैंने ही तो ये शादी करवाई है। ऐसा ठीक है, सही कह रही है तू। ना इसमें पकड़े जाने का डर, ना निकाले जाने का दुख। अब कमला और गीता पूरी शादी में घूम घूम कर खूब खाना खाते हैं और खाकर घर लौट आते हैं। अब कमला घर पहुंचकर, गीता, कल मैं तेरे ही घर आती हूँ, फिर हमें कल वाली शादी में भी तो जाना है, तो कल मैं आकर सारी बात बताऊंगी। हाँ हाँ, वो क्या है ना, अब तो लगातार 10 दिन तक मुझे शादी में जाना है। मैं तो बहुत थक जाऊंगी कमला। मैंने तो इन दोनों को शादी का कार्ड इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये जितना खाती नहीं उससे ज्यादा तो पन्नी में बांध कर लेकर जाती हैं। पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जिन पर गली के कुत्ते नहीं भौंकते उन्हें अपनी शादी में कौन बुला रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात है। पहले दिन कमला और गीता ने जो सोचा था वैसा ही होता है। गीता और कमला एक अनजानी शादी में जाकर बड़े ही मजे से खा पीकर वापस आ जाते हैं। लेकिन अब दूसरे दिन भी कमला और गीता को शादी में जाने का मन होता है और दोनों देर शाम शादी में जाने के लिए तैयार होते हैं। माँ जी, आज भी आप लोग शादी में जा रहे हो? लेकिन आज किसकी शादी है? आपने मुझे बताया भी नहीं। कम से कम मुझे तो बता दिया होता, मैं भी आप लोगों के साथ शादी में चलने के लिए तैयार हो जाती। बहू, लेकिन कार्ड पर किसी एक ही जन को बुलाया है, तो इसीलिए मैंने तुझे कहा नहीं। किन भूखे नंगों की शादी है जहाँ किसी एक को बुला रहे हैं और आप कह रही हैं कि रिश्तेदार है। लालत है ऐसी रिश्तेदारी पर। बहू, ठीक है, हम चलते हैं, तू अपना ध्यान रखियो। इतना बोलकर कमला और गीता एक और शादी में पहुंचते हैं, जहां बारातियों की एंट्री हो रही होती है। अब कमला बारातियों को डांस करता हुआ देखकर खुद भी उसमें शामिल हो जाती है। अरे कमला, क्या कर रही है तू? सब तुझे ही देख रहे हैं। किसी ने पूछ दिया ना कि कौन हो तो बवाल हो जाएगा। चल छोड़िए नाचना गाना, हमें तो यहाँ मटर पनीर खाना है, उस पर ही फोकस करते हैं। अरे क्या गीता, तू भी इतना डरती है? मैं हूँ ना, क्यों डरा हुआ चेहरा बनाए रखती है? अब कमला और गीता शादी में जाकर दबाकर खूब खाना खाते हैं। खाने के बाद गीता कमला से कहती है,
देख, मैंने ना कुछ ज्यादा ही खा लिया है, तो थोड़ी देर शादी देख ही लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। नहीं नहीं, चल, ज्यादा देर हमारा यहाँ रुकना सही नहीं होगा। कितने प्यारे लग रहे हैं ना गोपाल और कोमल। कौन गोपाल, कौन कोमल? मैं किसी को नहीं जानती। अरे आप लोग गोपाल और कोमल को नहीं जानते? एक मिनट, कहीं आप लोग वो लोग तो नहीं हैं जो शादियों में घुसकर खाना खा जाते हैं? अरे ये थोड़ी मजाकिया है, सच में बड़े ही प्यारे लग रहे हैं दोनों। वैसे ये लड़के की बुआ है तो थोड़ी नाराज नाराज सी है। अरे हाँ, मैंने लड़की वालों से सोने की चैन मांगी थी, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, तो मेरा दिल ही उतर गया। मैं तो शादी में भी नहीं आने वाली थी, लेकिन लड़के की बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए मैं चली आई। तो देखो कैसे सबसे अलग बैठी हूँ मैं। हाँ, इस बात का मुझे भी दुख हुआ, मैं तो इनकी पड़ोसन हूँ। तो अगर आप लड़के की बुआ हैं, तो क्या मैं लड़के की दादी या दादा नजर आ रही हूँ? अरे गार्ड, ओ गार्ड भैया, इनको निकालो यहाँ से। बिन बुलाए मेहमान, एक तो बिन बुलाए शादी में आ गए, ऊपर से खुद को लड़की की बुआ बता रही है। इतना सुनने भर की देरी थी कि कमला और गीता अपनी साड़ी कमर में फांसते हैं और सैंडल हाथ में लेकर दौड़ते हुए शादी के टेंट से बाहर आ जाते हैं। हे भगवान, जितना खाया नहीं उतना तो पचवा दिया भगा भगा कर। अरे शुक्र मना, हम पकड़े नहीं गए, वरना ना जाने ये लोग हमारा क्या करते। तुझे क्या जरूरत पड़ी खुद को लड़के की बुआ बताने की? क्यों, तेरा कोई भतीजा नहीं है जो किसी को भी अपना भतीजा बना रही है? अरे है मेरा भतीजा, लेकिन जेल में है। वो मुखिया पर गोली चलाने के इल्जाम में अंदर चला गया था कई महीनों से, और लड़के को देख के मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा भतीजा जैसा है, बस मैंने बोल दिया। अच्छा हुआ तूने उसे अपना बेटा नहीं बनाया, वरना तो घर तक ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ते। अब कमला और गीता घर पहुंचते हैं, जहां राधा अपनी सास का इंतजार कर रही होती है। माँ जी, आज लेट क्यों हो गया? आपने तो कहा था कि आप 11 बजे तक आ जाएंगी। अरे गीता को तू जानती ही है, वो कितना धीरे चलती है, और ऊपर से उसने कुछ ज्यादा ही खा लिया तो उससे चला ही नहीं जा रहा था। ठीक है माँ जी, अब कल तो नहीं जाना ना किसी शादी में? वैसे आपके रिश्तेदारों ने एक साथ सारी शादियाँ रख ली क्या? हाँ है, तो कल का कल देखते हैं, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। अब अगले रोज लगातार तीसरे दिन कमला और गीता दोनों शादियां पहुंचती हैं, जहां दोनों बड़े ही आराम से खा पी लेती हैं। तभी वहां पर रमा उस शादी में कमला को दिख जाती है। अरे कमला, गीता, तुम दोनों यहाँ कैसे? मेरी बहन की बेटे की शादी है। अच्छा, तुम दोनों लड़की वाले की तरफ से हो? अरे रमा, तू बताया नहीं, तू भी इसी शादी में है? हाँ हाँ, हम लड़की वाले की तरफ से हैं। अभी चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। लेकिन यहाँ शादी नहीं, बर्थडे पार्टी चल रही है। अरे हम शायद गलत शादी में आ गए, पता तो यही था। चल, अब क्या कर सकते हैं, वैसे भी हम जा ही रहे हैं। बेगानी शादी में मेरी पड़ोस ने दीवानी बनकर फिर रही है। अब तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अब क्या था, रमा तो दोनों को पहचान लेती है। उसके बाद पूरी रात कमला और गीता से झूठे बर्तन धुलवाए जाते हैं, और दोनों जब सुबह अपने घर पहुंचते हैं तो रमा सबको सारा सच बताती है, जिस वजह से शादी का फ्री खाना खाने की वजह से दोनों की खूब बदनामी होती है। बिरजू एक गरीब मजदूर था जो अपने गांव में मलबा ढोने का काम किया करता था। वो अपनी पत्नी सुजाता और बेटी नव्या के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। दिन रात मेहनत करने के बाद वो अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता था। एक रोज जब वो थका पसीने पोंछते हुए घर आता है तो उसकी पत्नी कहती है, आज आने में बड़ी देर लगा दी आपने। हाँ सुजाता, आज काम थोड़ा ज्यादा था, ऊपर से देर होने की वजह से मालिक भी मजदूरी देने से पहले ही घर चले गए। यानी आज आपको पैसे नहीं मिले? मैंने तो सोचा था घर में सब्जी खत्म हो गई है, आप आएंगे तो आपसे पैसे लेकर बाजार जाऊंगी। क्या घर में कोई सब्जी नहीं है? नहीं, आजकल तो बाजार में सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इस महंगाई में हम गरीब का हाल तो बदहाल ही हो गया है। माँ, आप खाना कब बनाओगे? मुझे भूख लग रही है। भूख के कारण पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा।
सुजाता, आज दाल रोटी ही बना लो। कल जब पैसे मिलेंगे तो मैं ही बाजार से सब्जियां लेता आऊंगा। ठीक है, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं पानी लाती हूँ। आए दिन घर में किसी न किसी चीज की कमी होते देख सुजाता खुद भी कोई छोटा मोटा काम करने की सोचती है, जिसके लिए वो पड़ोस में रहने वाली शांति से बात करती है। शांति, तेरी नजर में मेरे लिए कोई काम हो तो बता। काम तो है सुजाता, एक बड़े घर में घर का काम करने वाली चाहिए, लेकिन क्या शांति? वो घर की मालकिन थोड़ी खड़ूस है, पता नहीं तू वहाँ काम कर पाएगी या नहीं। मैं काम कर लूंगी शांति, तू चिंता मत कर। नव्या की पढ़ाई लिखाई में भी पैसों की जरूरत होगी। ऐसे में अगर मेरे काम करने से कुछ पैसे घर में आएंगे तो इनके ऊपर से सारा बोझ नहीं रहेगा। ठीक है सुजाता, कल तू मेरे साथ उस मालकिन के घर चलियो। अगले दिन शांति सुजाता के साथ उसे मालकिन के यहाँ पहुँचा देती है और सारी बात करने के बाद वो औरत सुजाता को अपने घर काम पर रख लेती है। सुजाता मेहनत से घर के सारे काम किया करती। एक रोज जब वो थकी हुई घर आती है तो देखती है कि बिरजू पहले से ही घर पर है। तभी उसकी बेटी नव्या उसके लिए पानी लेकर आती है। माँ ये लो पानी, आज आप दोनों आराम से बैठिए, खाना मैं बना रही हूँ। अरे आप जल्दी कैसे आ गए? कोई बात है क्या? सुजाता, तुम भूल गई, आज अपनी नव्या का जन्मदिन है तो मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर लौट आया और बाजार से जलेबियाँ भी ले आया। न जाने मुझे कैसे याद नहीं रहा। नव्या तू बैठ, खाना मैं बनाती हूँ। नहीं माँ, आप वैसे भी पूरा दिन काम करती हैं, अब घर पर आकर भी गर्मी में खाना बनाएंगी? नहीं, आप दोनों इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत मुझे भी करनी चाहिए ना। इतना कहकर नव्या अपना काम करने लगती है तो सुजाता और बिरजू आपस में बातें करते हुए कहते हैं, जब से तुमने काम करना शुरू किया है पैसों की तंगी थोड़ी कम हुई है। जी ऐसे ही दोनों मिलकर काम करेंगे तो इस गरीबी से उभर पाएंगे ना। सही कह रही हो सुजाता, आज कितने दिनों बाद अपनी बेटी की पसंद की जलेबियाँ घर लाया। खाने के बाद हम दोनों उसे मिलकर खिलाएंगे। हाँ, भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो सारे दुख और ये गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी नव्या कुछ देर में खाना लेकर आती है और पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। समय बीतता है। एक रोज सुजाता अपने काम पर थोड़ा लेट पहुंचती है तो उसकी मालकिन गुस्से में उसे सुनाने लगती है, क्यों री आ गई? अरे ये तेरा मायका नहीं है जो टाइम बे टाइम मुंह उठाए चली आती है। मालकिन, बारिश की वजह से रास्ता खराब था तो आने में देरी हो गई। हाँ तो तेरे लिए 4 पहिए वाली गाड़ी लगवा दूं? किचन में बर्तन पड़े हैं, जाकर उन्हें धो। तुम जैसे गरीब को ना काम पर रखकर मैंने खुद ही सरदर्दी पाली हुई है। अरे तुम क्यों इस बेचारी पर चिल्ला रही हो? आ तो गई ना वो। हाँ तो अगर मुझ पर एहसान नहीं किया, नहीं आती तो इसकी 2 दिन की तनख्वाह ही नहीं देती मैं। तुम भी ना, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। इतना कहकर उसका पति महेश चला जाता है। दोपहर के समय सुजाता को घर की सफाई करते हुए एक सोने की अंगूठी मिलती है। सुजाता उसे उठाकर देख ही रही थी कि तभी उसकी मालकिन वहाँ आकर उसके हाथ से अंगूठी छीनते हुए कहती है, क्या इसे अपने पास रखने की सोच रही थी? अरे इसे छूने की भी हैसियत नहीं है तेरी। सोने की अंगूठी है ये, सोने की। नहीं मालकिन, वो झाड़ू लगाते हुए कचरे में आ गई थी तो मैंने उठा ली बस। मालकिन, मैं गरीब हूँ लेकिन जानती हूँ कि ये चीजें मेरे नसीब में नहीं। ठीक है, जल्दी सफाई कर और मेरे लिए चाय बना ला जल्दी। जी मालकिन। सुजाता अपना काम करने लगती है। समय बीतता है। एक रोज सुजाता नई साड़ी पहनकर काम पर आती है तो उसकी मालकिन उसे टोकते हुए कहती है, क्या बात है, फटी साड़ी पहनने वाली आज नई नवेली साड़ी में दिखाई पड़ रही है। कहाँ से मांग कर लाई है ये साड़ी? क्योंकि खरीदना तो तेरे बस की नहीं है। वो मालकिन, ये नई साड़ी नहीं है, वो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके नव्या के बापू मेरे लिए लाए थे। मेरी कल वाली साड़ी का पल्लू ज्यादा फट गया था तो मैंने इसे पहन लिया। अच्छा, खैर दोपहर में ही काम करके चली जाना, मुझे कहीं बाहर जाना है। ठीक है मालकिन। सुजाता 12 बजे के करीब सारा काम करके वहाँ से निकल जाती है और उसकी मालकिन बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी वो अपनी सोने की अंगूठी पहनने के लिए ढूंढती है और उसे नहीं मिलती, जिसके बाद वो परेशान होकर खुद से कहती है, हे भगवान, मेरी अंगूठी कहाँ गई? परसों तो देखी थी मैंने। वो अंगूठी के लिए परेशान होने लगती है और फोन करके अपने पति को भी बताती है। उधर सुजाता घर में अपनी बेटी के साथ बातें कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है तो सुजाता बाहर आती है और देखती है कि सामने एक पुलिस वाला और एक लेडी हवलदार खड़ी है। उसी समय बिरजू भी घर लौटता है
तो अपने घर के बाहर लोगों की भीड़ और पुलिस को देखकर परेशान हो जाता है। ये सुजाता का घर है, हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। पर क्यों साहब, मेरी पत्नी ने क्या किया है? तेरी पत्नी ने ही मेरी सोने की अंगूठी का सफाया किया है। लालची औरत, तेरा असली चेहरा आ ही गया सामने। मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? उस दिन तो मैंने आपको अंगूठी दे दी थी और चुप कर चोरनी, उस दिन मैंने देख लिया था तो तूने वापस कर दी और बाद में चुपके से उसे चुरा लिया। उसी को बेचकर तूने ये नई साड़ी ली है ना? नहीं नहीं, मेरी माँ निर्दोष है। कंप्लेंट हुई है, गिरफ्तारी तो होगी। कांस्टेबल, ले चलो इस औरत को। नव्या रोने लगती है और बिरजू पुलिस के आगे हाथ जोड़ता है, लेकिन पुलिस सुजाता को ले जाती है। तभी आस पड़ोस के लोग बातें बनाते हुए कहते हैं, बताओ, गरीबी के चलते चोरी जैसा कोई गलत काम करता है सुजाता? अरे गरीब के घर पुलिस का आना कितनी बड़ी बदनामी है। इस दिन के लिए थोड़ी ना उसे काम पर लगाया था। आज के बाद मैं उसकी कोई मदद नहीं करने वाली। उनके घर पुलिस आने से सभी लोग शक की निगाहों से उसे देखने लगते हैं। बिरजू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो उधर सुजाता की मालकिन अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति हाथ में अंगूठी लिए वॉशरूम से बाहर आता है। तभी वो कहती है, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने तुम्हें कहा था ना कि ध्यान से देखो, घर में कहीं होगी। वॉशरूम के वॉश बेसिन पर पड़ी थी। हे भगवान, अब क्या होगा महेश? मुझे लगा ये अंगूठी वो सुजाता ने चुरा ली और मैंने उसकी कंप्लेन कर दी और उसे अरेस्ट भी करवा दिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? उस गरीब की कोई गलती भी नहीं है। ये तुमने क्या किया? इससे पहले की और देर हो, अपनी गलती सुधारो तुम। महेश के बहुत समझाने पर वो कंप्लेंट वापस लेने के लिए महेश के साथ पुलिस स्टेशन जाती है, जहां बिरजू अपनी बेटी के साथ पुलिस के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। तो उसकी बेटी रो रही थी। तभी वो पुलिस को अंगूठी दिखाकर सब बताती है। तो पुलिस सुजाता को छोड़ देती है। इसलिए कहते हैं, तसल्ली करके ही कोई कदम उठाना चाहिए। आपकी गलती के चलते इन गरीबों को परेशानी हुई और अब झूठी कंप्लेंट के लिए आपको जुर्माना भरना होगा। जी इंस्पेक्टर, हम जुर्माना भरेंगे। सुजाता, मुझे माफ कर दे, मैंने बिना सोचे समझे तुझ पर। मालकिन, मैंने आपको हमेशा कहा कि मैं गरीब हूँ, लेकिन गलत काम करने वालों में से नहीं। मुझ गरीब के घर आपकी वजह से पुलिस आई और ये बात मेरे दिमाग से नहीं जा पाएगी, इसलिए आज से मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगी। इतना कहकर सुजाता अपने परिवार के साथ वहाँ से चली जाती है। गीता और मीता दोनों जुड़वा बहनें थे। दोनों मिलकर एक परचून की दुकान चलाती थी। कहने को तो दोनों जुड़वा थी, लेकिन स्वभाव में दोनों में बहुत अंतर था। जहाँ एक तरफ बड़ी बहन गीता स्वभाव में शांत और समझदार थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन मीता स्वभाव में गुस्से वाली थी, जिसके चलते कई बार दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय दोनों दुकान पर बैठी थी। तभी उनकी पड़ोसन अनीता आकर कहती है, आज तुम दोनों ने बड़ी जल्दी दुकान खोल दी। मुझे लगा था आज 12 बजे से पहले चाय नसीब नहीं होगी। वो क्या है ना आंटी जी, मुझे पता था आप आने वाली है, इसलिए खोल दी। तू ये क्या बोले जा रही है? आप चुप रहो, इनसे तो मुझे ही बात करने दो। हाँ आंटी जी, आप बताइए क्या कह रही थी? कुछ नहीं बेटी, बस मुझे 1 किलो चीनी चाहिए थी। हाँ आंटी जी, अभी लेकर आती हूँ। क्या आंटी जी, अभी लाती हूँ? लाओगी तब ना जब चीनी होगी दुकान में। ये तू क्या कह रही है? अभी तो कुछ दिन पहले मैंने दुकान का सारा राशन भरवाया था। तो क्या मैंने रात ही रात सारी चीनी खा ली? मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, तुम हर बात पर गुस्सा मत किया करो। अरे बस करो तुम दोनों, जुड़वा क्या हो गई? जब देखो लड़ती ही रहती हो आपस में। ऐसे तुम दोनों अपनी दुकान कैसे चलाओगी? आपसे पूछा किसी ने? कितनी बदतमीज लड़की है। मैं तो बस समझा रही थी, लेकिन तुम दोनों के बीच में तो बोलना ही बेकार है। केवल कहने को जुड़वाओ बस। रुकिए आंटी जी, आप ऐसे मत जाइए सुबह सुबह, मैं देखती हूँ। रहने दे बेटी, अब मुझे नहीं चाहिए, मैं दूसरी दुकान से ले लूंगी। तुम दोनों सिर्फ कहने के लिए जुड़वाओ, बाकी स्वभाव में बहुत अंतर है दोनों के। कुछ समझा अपनी बहन को। हाँ जाओ ना, किसने रोका है आपको? हाँ हाँ जा रही हूँ। अनीता इतना कहकर गुस्से में बिना सामान लिए वहाँ से चली जाती है। तभी गीता मीता से कहती है, मीता, ये क्या तरीका है ग्राहक से बात करने का? अगर तेरा स्वभाव ऐसा ही रहा तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? सब चलेगी, इसलिए मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको भी मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हम दोनों का काम और दुकान भले ही एक है, लेकिन हमारा दुकान चलाने का समय दोनों का अलग है। हाँ जानती हूँ, लेकिन अगर हमारी दुकान में घाटा होगा तो नुकसान तो दोनों का होगा। अब तू ही बता, सुबह सुबह अनीता आंटी को ऐसे बिना सामान दिए भेजकर किसका घाटा हुआ? उनको तो दूसरी दुकान से सामान मिल जाएगा, लेकिन उनके सामान से मिलने वाले पैसे क्या हमें वापस मिलेंगे?
हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन मुझे वो अनीता आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझे उनको देख के ही गुस्सा आता है। लेकिन ये सारी चीनी गायब कहाँ हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। वैसे ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शाम के समय तो आप ही रहती है दुकान पर। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, शायद मैं ही भूल गई होंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम दुकान का अच्छे से ध्यान रखना और झगड़ा मत करना किसी से, शांति से काम करना। गीता इतना कहकर दुकान से चली जाती है। तभी मीता का बॉयफ्रेंड उज्जवल वहाँ आता है, जिसे देखकर मीता कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से जाओ, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया ना तो सीधे मेरे माँ के पास बात पहुँच जाएगी। यार तुम कितना डरती हो अपनी माँ से। अब प्यार किया तो डरना क्या? अगर तुम्हारी माँ आ भी गई तो क्या हुआ? मैं उनसे बोल दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। अच्छा जी, और अगर उन्होंने पूछा कि लड़का क्या करता है तो तुम क्या कहोगे? यही कि सासू माँ, मेरे पास रहने की जगह नहीं है और आपकी दुकान में चोरों की तरह सोता हूँ। अरे तुम मेरा मजाक बना रही हो? आज मेरे पास पैसे नहीं है, रहने को घर नहीं है, तो मुझसे ऐसे बोलोगी? अरे तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या दुकान को खुली छोड़कर सोते हो? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि कल हमारी दुकान से चीनी का कट्टा चोरी हो गया है और रात में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं रहता दुकान में। अच्छा, तो मैं तुम्हें चोर दिखाई देता हूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। उज्जवल और मीता आपस में बातें कर रहे थे। तभी दुकान की तरफ आ रही गीता की नजर उन दोनों पर जाती है और जब तक वो दोनों के पास पहुंचती, उज्जवल वहां से चला जाता है और तभी गीता कहती है, वो लड़का कौन था जिससे तू बात कर रही थी? अब ग्राहक भी क्या अपना नाम बता कर आएगा? ग्राहक होता तो सामान लेकर जाता, लेकिन मैंने तो उसके हाथ खाली देखे। क्या बात है, आपको इतनी दूर से दिख गया कि वो सामान लेकर गया या खाली हाथ? हाँ दिख गया। तू दुकान पर काम करने आती है या लोगों से बात करने? ज्यादा लोगों से बात मत किया कर, पता चले दुकान पर ही हाथ साफ करके चले जाए। मैं आपको पागल दिखाई देती हूँ क्या, जो कोई भी आकर मेरी दुकान पर हाथ साफ करके जाएगा? ये मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि तुझे अपने गुस्से के आगे सही गलत कुछ नहीं दिखाई देता, इसलिए बोला। हाँ ठीक है, आपको जो भी लगे। अब आप बैठो दुकान पर, मैं चलती हूँ, वैसे भी बहुत थक गई हूँ। मीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और गीता अपनी दुकान के हिसाब किताब में लग जाती है। तभी वहाँ एक औरत आकर कहती है, बेटी मुझे 10 किलो चावल और 5 किलो आटा दे दो। हाँ आंटी जी, आप रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। और कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही सामान दे देना। मैं तो बहुत दूर से आई हूँ, सुना है तेरी दुकान का सामान बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए। बहुत धन्यवाद आंटी जी हमारी दुकान की इतनी तारीफ करने के लिए। आप आज पहली बार आई है मेरी दुकान पर? हाँ बेटी, मैं आज पहली बार आई हूँ तेरी दुकान पर। ठीक है आंटी जी, आप रुकिए, मैं अभी आपका सामान लेकर आती हूँ। गीता इतना कहकर सामान लेने के लिए दुकान के अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि चावल की 2 कट्टों में से एक कट्टा गायब है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होती है और उस समय तो वो उस औरत को सामान देकर भेज देती है, लेकिन बाद में वो अपनी दुकान में बैठकर सोचने लगती है, ये सब दुकान में चल क्या रहा है? हमेशा दुकान के राशन में से मोटा मोटा सामान ही क्यों गायब होता है? पहले चीनी का कट्टा, फिर आज चावल का कट्टा। मीता अपने दुकान से खुद चोरी तो नहीं करेगी, जरूर कोई बात है, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि कहीं कोई हमारे पीछे दुकान में तो नहीं आता। गीता इतना सोचकर फिर से अपनी दुकान के हिसाब किताब में लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन गीता सुबह के समय मीता के उठने से पहले ही अपनी दुकान के लिए निकल जाती है। जहां पहुंचकर वो जैसे ही अपनी दुकान का ताला खोलने के लिए चाबी निकालती है, तभी वो देखती है कि दुकान का ताला पहले से खुला है और जो वो अंदर जाकर देखती है तो उज्जवल उसकी दुकान का कुछ सामान एक थैले में पैक कर रहा था, जिसे देखकर वो कहती है, तुम कौन हो और तुम मेरी दुकान में क्या कर रहे हो? अंदर कैसे आए तुम? अच्छा, अब तुम मुझे ही भूल गई? अरे सुबह सुबह भांग पीकर आई हो क्या? मैं भूल गई? अरे मैं तुम्हें जानती कब थी जो भूलूंगी। मेरे दुकान का सामान वापस करो वरना मैं शोर मचा दूंगी। तुम शोर मचाओगी? मचाओ मचाओ, नहीं दूंगा तुम्हारा सामान वापस। क्या करोगी तुम? अब समझ में आया, तुम ही मेरी दुकान का सामान चुरा रहे थे। हाँ, मैंने ही सारा सामान चुराया था तुम्हारा, ताकि मैं भी दुकान खोल सकूं और पैसे कमा सकूं, इसलिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बना। तू मेरी दुकान से चोरी करेगा? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। गीता इतना कहकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भी आंखें खुल जाती है और तभी सभी लोग दुकान के अंदर आते हैं और उज्जवल को सामान के साथ देखकर उसकी बहुत धुलाई करते हैं।
और वहाँ से अपनी वो जान बचाकर भाग जाता है। जिसके बाद गीता घर लौटकर अपनी जुड़वा बहन को उसके बॉयफ्रेंड की सारी बातें बताते हुए कहती है, आज तेरी वजह से हमारी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाती अगर समय से मैं नहीं पहुंचती तो। वैसे तू किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती है और उसके ऊपर इतना भरोसा कर लिया कि दुकान की चाबी भी दे दी। मुझे माफ कर दो, मुझे आपको पहले ही सब बता देना चाहिए था। मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। मीता के माफी मांगने पर गीता उसे माफ करती है। जिसके बाद दोनों जुड़वा बहनें अपनी परचून की दुकान को बिना लड़ाई झगड़े किए प्यार से मिलकर संभालना शुरू करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।